हाय हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों की रिवीजन प्रॉपरली हो पाया होगा जो मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट जूलॉजी का सेशन दिया था। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर आप लोगों को उसका पार्ट टू चाहिए, बिकॉज पार्ट टू मैं आप लोगों के लिए तभी रिकॉर्ड करूंगी जब आप लोगों की साइड से मुझे फीडबैक मिलेगा कि वो सेशन आप लोगों के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है। बिकॉज तभी ये चीज वर्थ है। अगर आप लोगों का रिवीजन उससे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या फिर यू नीड कि आप लोगों को चैप्टर्स और थोड़ा डिटेल में रिवाइज कराया जाए, सो जस्ट आप लोग मेरे को बता दो कि मैम हमारा वही सेम सेशन सेम वे में आप सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड कर दो, देन मैं तभी आप लोगों को रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जिस चैप्टर का बच्चों को बहुत दिनों से वेट था, बिकॉज ये चैप्टर हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा बोर्ड एग्जाम्स में चैप्टर नहीं आता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम इसको एंड में करेंगे, देन उसके बाद वी थॉट कि थोड़ा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बट फाइनली इस चैप्टर का नंबर आ ही गया है, तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों नीट एग्जाम में इस चैप्टर के वेटेज की, तो इस चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एवरी ईयर। एंड इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहती है कि थोड़ा बोरिंग जरूर लगता है चैप्टर, लेकिन आई ट्राई कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट से शॉर्ट मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइक कुछ घुमा फिरा के नहीं आता, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ये मत सोचना ये चैप्टर आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हो तो मैम इसका रिवीजन कैसे होगा। अभी लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखते देखते सब याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आई प्रॉमिस टू यू, नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को दोबारा से। सिर्फ एक बार सेशन को बहुत अच्छे से देख लो। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाऊंगी वो सब नोट डाउन करके अपने पास रख लेना। उसके बाद आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब हमें पता है कि भाई फूड प्रोडक्शन के लिए हम लोगों के पास क्रॉप्स होती है, फार्मिंग वगैरह करता है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई फूड प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है बहुत ज्यादा, बिकॉज हमें पता है हमारा पॉपुलेशन का रेट इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकती हूँ अपनी इस फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। अब हमें 2 जगह से फूड मिलता है, जो हमारे वेजिटेरियन है उनको प्लांट से मिलता है, जो नॉन वेज है उनको एनिमल से मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ एग हो गया, इन द फॉर्म ऑफ चिकन मीट, ये सब चीजों के बारे में। तो अब यही हमें यही देखना है कि भाई मैं जो एनिमल्स के थ्रू मेरे को फूड मिल रहा है उसके अंदर क्या क्या मैं टेक्निक्स लगा के उस फूड की वो बढ़ा सकती हूँ, उसकी एनहेंसमेंट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी इल्ड को इंक्रीज कर सकती हूँ। सेम मैं प्लांट्स के केस में देखूंगी कि भाई प्लांट के केस में प्लांट की जो इल्ड है उसको कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, प्लांट को कैसे डिसीज रेजिस्टेंट बना सकती हूँ। ये टेक्निक्स हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं। स्टार्ट करें, चलो देखो। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब होता है बेटा यहाँ पे ये ब्रांच एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स का टेक केयर करते हैं। देखो, एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे कि बुफालोज, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शिप, इन सब की टेक केयरिंग करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अभी बोलते हैं कि भाई टोटल हमारे पास अब कितना लाइव स्टॉक है, हमारे पास 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक है। पहला पॉइंट जो आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करके लिखोगे वो लिखो कितना लाइव स्टॉक है हमारे पास, 70% लाइव स्टॉक है। लेकिन इस 70% में से सिर्फ 25% ही ऐसा है जिसको हम यूज कर पाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो टोटल है हमारे पास 75%, लेकिन उस 75% में से कंट्रीब्यूट हमारा कितना होता है, कंट्रीब्यूशन है आपका 25%। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में से सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है। अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स से मेरे को फूड मिलेगा। एनिमल्स में अगर मैं कैटल्स की बात करूंगी तो कैटल से मेरे को मिल्क मिल सकता है, चीज मिल सकता है, बटर मिल सकता है। जो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में आपके बर्ड्स आ गए जिससे एग्स मिल सकता है, चिकन्स वगैरह आ गए जिसको डायरेक्टली मीट के लिए यूज किया जा सकता है, चिकन्स जो लोग खाता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो उसके में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ गया डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी तो सबको पता है, दूध की डेयरी सबके आसपास एरियाज में होती है। तो डेयरिंग में क्या होता है, हम लोग एनिमल्स का टेक केयर करते हैं सो दैट उनसे हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिल्क का कंजप्शन करा पाए। और जहां पे भी डेयरी होते हैं वहां पे आपको पता है एक प्रॉपर क्या स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस होती है, एक प्रॉपर हाइजीन वो बना के रखते हैं वहां पे मिल्किंग के टाइम पे। ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल थियोरटिकल है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आई सजेस्ट कि इसमें आप लोग ज्यादा फोकस भी ना करें पढ़ने में। सिर्फ आपको ये पता है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में एनिमल्स कौन से, कैटल्स का जनरली जिनसे हमें मिल्क मिलेगा उनकी टेक केयर कराता है।
पोल्ट्री फार्म के अंदर पोल्ट्री में आपका कौन कौन आता है, जैसे कि आपकी बर्ड्स आ गई, बर्ड्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर देयर एग्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो क्या क्वेश्चन आता है समझना बच्चों। क्वेश्चन लिखना है, पहली पॉइंट हम लोगों ने क्या याद किया कि भाई टोटल हमारे पास कितना है, 70% वर्ल्ड के पास लाइव स्टॉक है, उसमें से सिर्फ कंट्रीब्यूशन 25% है। अब यहाँ पे हमने टर्म यूज किया भाई पोल्ट्री। अगर हम पोल्ट्री से मीट ले रहे हैं या फिर हम वहां से एग्स ले सकते हैं, दो ही तो चीजें ले सकते हैं ना, या तो वहां से मीट मिल सकता है या फिर वहां से आपका एग मिल सकता है। अगर वहां से हम मीट ले रहे हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं आपका बॉयलर्स। अगर हम वहां से एग यूज करते हैं तो उसको टर्म यूज करते हैं लेयर्स। बस ये टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है, लेयर्स फॉर एग एंड बॉयलर्स फॉर मीट। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपकी पोल्ट्री डिसीज के बारे में। पोल्ट्री एक डिसीज में एक मेनली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे, मैम ये क्या है, दिस इज नॉन एज रानीखेत डिसीज। रानीखेत डिसीज एक कैसी डिसीज है, एक वायरल डिसीज है, इसको न्यू कैटल डिसीज भी हम बोल सकते हैं। और ये रानीखेत डिसीज कौन कोज करता है, ये आपका एवियन इन्फ्लुएंजा कोज करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, या फिर इस एवियन इन्फ्लुएंजा का अगर आप नाम बात करें तो इसका नाम होता है आपका H5N1 इन्फ्लुएंजा। बहुत क्वेश्चन आता है कैसी डिसीज है, ये क्वेश्चन आता है किस टाइप की डिसीज है, पोल्ट्री डिसीज है प्लस वायरल डिसीज है, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। देन यहाँ तक बाकी पोल्ट्री के अंदर वही हमारा सेफ फार्म कंडीशंस बना के रखनी चाहिए, प्रॉपर फीडिंग होना चाहिए, प्रॉपर उनको वाटर देना चाहिए, हाइजीन बना के रखनी चाहिए, वही फालतू की कहानी इन लोगों ने भरी हुई है। ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास, अब ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देखोगे एक वर्ड लिखा हुआ है बर्ड फ्लू वायरस। ये बर्ड फ्लू वायरस भैया रानीखेत डिसीज के बारे में बात कर रहा है। तो पहला टॉपिक डन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स की केयर करेंगे हम, कैटल्स की केयर करेंगे, किसके लिए, ताकि हमें मिल्क मिले ज्यादा से ज्यादा। एंड हम चिकन्स वगैरह पोल्ट्री के अंदर बर्ड्स की करते हैं, चिकन्स की करते हैं, इन सब की करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, इम्प्रूव ब्रीड ऑफ कैटल, कैटल की एक ब्रीड है जर्सी, ये रहा जर्सी ब्रीड, एंड दिस इज द लेग हॉर्न। ये भी आपको याद रखना है, चिकन की एक ब्रीड लेग हॉर्न एंड केटल्स की एक ब्रीड जर्सी, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। फिर आता है हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग को मैं आप लोगों को पूरा शॉर्ट नोट से बताती हूँ। देखो थोड़ा सा इसके नोट्स बना लेना, वैसे बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों को आती है ये पहले से, टेंशन नहीं लेनी है। पहले लिखो एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग बच्चों दो टाइप से हो सकती है। द फर्स्ट वन इज योर इन ब्रीडिंग एंड एक होती है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब भी हम ब्रीडिंग कराएंगे दो रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में, क्या होगा इसके अंदर, ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स या फिर रिलेटेड मेंबर्स। और आउट ब्रीडिंग के अंदर नॉन रिलेटेड होंगे। नॉन रिलेटेड का मतलब भाई उनके जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन नहीं होने चाहिए, दे डोंट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर्स। जब भी हम इन ब्रीडिंग कराते हैं तो इन ब्रीडिंग से मेरे को डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर या फिर डिजायरेबल ट्रेट मेरा निकल के आता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई इन ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले इन ब्रीडिंग के अंदर हम लोग एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल आइडेंटिफाई कर लेंगे। सुपीरियर मेल मैं किसको कंसीडर करूंगी, जिससे ज्यादा मेरे को प्रोजेनीज मिले। सुपीरियर फीमेल मैं उसको कंसीडर करूंगी जिसका लेक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा हो, बिकॉज एनिमल की बात करें, कैटल्स की बात कर रहे हैं, लेक्टेशन पीरियड जितना अच्छा होगा एंड सुपीरियर मेल जितनी ज्यादा प्रोजेनीज, उन दोनों को लेंगे सेम ब्रीड से लेंगे, ध्यान रखना सेम ब्रीड से सेम स्पीसीज से लेंगे, दोनों को ब्रीड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने से क्या होगा, उनके अंदर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो सेम ब्रीड के बीच में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, होमोजाइगोसिटी। एंड वहां पे प्योर लाइन बनेगी, स्टेबलाइजेशन होगा प्योर लाइन का, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्योर लाइन, ठीक है। एंड अगर उनके बीच में कोई रिसेसिव जीन होगा उसका भी एक्सपोजर हो जाएगा,
एक्सपोजेस ऑफ exposure of recessive gene for any undesirable character. Undesirable character. देखो, जब भी हम इनब्रीडिंग कराएंगे, इनब्रीडिंग के अंदर दो रिलेटेड मेंबर्स, सेम ब्रीड के मेंबर्स के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सुपीरियर मेल लेंगे, सुपीरियर फीमेल लेंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, एक प्योर लाइन स्टेबलाइजेशन आएगा। फिर रिसेसिव जो कैरेक्टर्स हमारे होंगे उसके अंदर कोई भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर के वो भी निकल के मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि भाई जब भी हम इनब्रीडिंग कराता है तो एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे आउट क्रॉस करा देते हैं। आउट क्रॉस का मतलब होता है कि भाई ब्रीड तो सेम ले लो, ब्रीड सेम ले लो, लेकिन ये ध्यान रखो कि उनके जो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए। सेम ब्रीड ले लो बट अनरिलेटेड मेंबर्स ले लो, ब्रीड सेम अनरिलेटेड मेंबर्स जिसके 4 से 6 जनरेशन तक आपके कॉमन एंसेस्टर्स ना हो, तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। एक बार बीच में इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो आउटक्रॉस करा लोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन रुक जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड इवन उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो फिर आता है हम लोग आउट ब्रीडिंग में। आउट ब्रीडिंग में हमको पता है कि भाई नॉन रिलेटेड मेंबर्स से क्रॉस कराना है जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर्स ना हो, नो कॉमन एंसेस्टर्स। इसी में ही फर्स्ट केस आता है मेरे पास आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या कराना है भाई? सेम तो ब्रीड लेनी है, सेम ब्रीड लेनी है बट अनरिलेटेड मेंबर्स लेना है। अनरिलेटेड मेंबर्स, अनरिलेटेड मेंबर्स का मतलब ये हो गया कि भाई वहां पे नो कॉमन एंसेस्टर्स, कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक। उनके बीच में हम क्रॉसिंग कराएंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मेरे को क्या हेल्प करता है? ये ओवरकम कराता है, यूज्ड टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सॉर्टेड यहां तक बच्चों, ये तो हो गया आउट क्रॉस। ऐसे ही एक और मेथड होता है मेरे पास, सेकेंड वन मेथड इज क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो, आउट ब्रीडिंग या फिर जो भी चीज ले रहे थे हर किसी के अंदर हम सेम ब्रीड ले रहे थे। आउट क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हम डिफरेंट ब्रीड ले लेंगे, तो डिफरेंट ब्रीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई उनके अंदर ये अच्छा कैरेक्टर है, एक का मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, एक के मिल्क के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो दोनों का क्रॉस करा देंगे। इसका एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग पे। क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है बीकानेरी एवीज का क्रॉस कराया गया था। किसके साथ क्रॉस कराया था इसका? मेरिनो राम्स के साथ। और कहाँ पे कराया गया था बच्चों? क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ये क्रॉस आपका पंजाब में कराया गया था। और यहाँ पे मेरे को एक सुपीरियर ब्रीड मिली थी, सुपीरियर ब्रीड का नाम था सार्डेल। कैसी ब्रीड थी ये? शिप की ब्रीड थी, ये मिला। जनरली हम क्रॉस ब्रीडिंग को यूज कहाँ पे करते हैं? कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। क्रॉस ब्रीडिंग दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, और आउट क्रॉसिंग सेम ब्रीड लेंगे बट अनरिलेटेड मेंबर्स लेंगे, कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन। आउट ब्रीडिंग के ही ये टाइप्स है। इन ब्रीडिंग में सेम रिलेटेड मेंबर्स, सेम एंसेस्टर्स वाले हम लोग इंडिविजुअल्स लेंगे, लेकिन वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ये हमारा हुआ। सेम चीज इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के देखो ये लिखा हुआ है नहीं हुआ है। when breeding is between animals of same breed, same breed लेंगे inbreeding, different breeds लेंगे outbreeding। inbreeding के अंदर क्या होता है? refer to the mating of more closely related within the same 4 से 6 जनरेशन तक जिनके सेम एंसेस्टर्स है उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। दिस इज नॉन एज, एंड इसी की वजह से हमारा क्या होता है? इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, एक प्योर लाइन मेरे पास डेवलप होके आती है, और ये हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करती है।
करती है नहीं करती, ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये सब चीजें। अब इनब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट कौन सा आएगा मेरे पास, आउटब्रीडिंग आएगा। देखना जरा आउटब्रीडिंग क्या लिखा हुआ है इन्होंने। आउटब्रीडिंग का मतलब ये होता है भाई ब्रीडिंग अनरिलेटेड एनिमल्स में हम लोगों को ब्रीडिंग करानी है, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल, सेम ब्रीड भी हो सकते हैं बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए उनके। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग हम उसको बोल देंगे। अलग अलग स्पीसीज के बीच में कराएंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। देखो आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड लेते हैं बट एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक, ये आपको याद रखना है। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हम लोग दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच में, एक सुपीरियर मेल लेते हैं एक ब्रीड का और सुपीरियर फीमेल लेते हैं किसी दूसरी ब्रीड का, दोनों के बीच में क्रॉस कराता है। क्रॉस ब्रीडिंग का ही एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को लिखा है हिसारडेल शिप की एक न्यू ब्रीड है, पंजाब में डेवलप किया गया था बीकानेरी एवीज और मेरिनो राम्स के थ्रू। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है म्यूल, हॉर्स एंड डोंगी के बीच में जब हम कराते हैं, दिस इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, MOET, इसकी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, याद रखना है MOET क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन। ध्यान से देखो नाम से समझ में आ जाएगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को एक सुपीरियर मेल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है मैं किसी भी मेल को सुपीरियर कब कंसीडर करूंगी, जब वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनाने के लिए कैपेबल होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाने के लिए कैपेबल होगा। सुपीरियर फीमेल में किसको कंसीडर करूंगी, सुपीरियर फीमेल में यहाँ पे कंसीडर करूंगी किसको, आपकी ऐसी फीमेल का जिसका लेक्टेशन पीरियड अच्छा होगा, लेक्टेशन ज्यादा होगा, उसको मैं सुपीरियर फीमेल कंसीडर करूंगी। अब मैंने क्या किया, सुपीरियर मेल से सीमन कलेक्ट करा लिया और सीमन को कलेक्ट करके उसको फ्रोजन फॉर्म में हम रख देते हैं, फ्रीज करा के रख देते हैं। एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है बच्चों, सीमन को हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज एक दूसरी सिटी के अंदर सुपीरियर मेल है और किसी दूसरी सिटी के अंदर सुपीरियर फीमेल है, दोनों को फिजिकली साथ में लेके आने की जरूरत नहीं है, वहां से सीमन कलेक्ट करेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टेक्निक का नाम है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन। इसका मतलब यहाँ पे हमें ओव्यूलेशन मल्टीपल कराने पड़ेंगे। भाई मैं ये चाहती हूँ कि एक ही टाइम में बहुत सारी प्रोजेनीज मेरे पास बन जाए, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। तो मैंने क्या किया, जो सुपीरियर फीमेल थी ना, इसको FSH हार्मोन दे दिया। FSH हार्मोन, FSH क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर हमें पता है फीमेल्स के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही ओव्यूल डेवलप होता है, बनता है नहीं, एक ही एग प्रोड्यूस होता है। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ाएगा। तो मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, एक ही टाइम पे बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे तो एक ही टाइम पे बहुत सारे एग आएंगे। तो इसका मतलब जो हमारी काउ होगी उसके पास 6 से 8 एग्स बन जाएंगे एक ही टाइम में, ठीक है, 6 से 8 एग्स बन गए। हमने क्या किया, इन एग्स के साथ स्पर्म का फ्यूजन करा दिया, फ्यूजन कराया। अब फ्यूजन कराने के बाद मेरे पास इसकी बॉडी के अंदर 6 से 8 ही जायगोट बन जाएंगे, बन गए 6 से 8 जायगोट। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या 6 से 8 ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स एक ही काऊ की बॉडी में बनेंगे, नहीं बनेंगे। हम क्या करेंगे, नॉन सर्जिकल मेथड से, नॉन सर्जिकल मेथड से इसकी बॉडी से इन जायगोट्स को रिमूव कर लेंगे, रिकवर्ड। और कौन सी स्टेज में रिकवर करेंगे, 8 से 32 सेल स्टेज में, ये ध्यान रखना है। 6 से 8 एग्स थे, 6 से 8 जायगोट बने, उसको 8 से 32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकल मेथड से फीमेल की बॉडी से रिमूव आउट कर लेंगे एंड फिर उनको इंजेक्ट करा देंगे, इसमें 7 डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज एक हम छोड़ना चाहे तो सेम जिस फीमेल के लिए हमने यूज किया ना फर्टिलाइजेशन के लिए, उसकी बॉडी में भी छोड़ सकते हैं। 7 उससे इंजेक्ट आउट कर लिए, करना चाहते हैं 8 के 8 इंजेक्ट आउट कर लो वहां पे, तो हमने वो सारे के सारे इंजेक्ट आउट कर लिए एंड उनको ट्रांसफर करा दिए किसकी बॉडी में, सरोगेट मदर्स की बॉडी में। एंड देन ट्रांसफर इनटू 8 डिफरेंट
सरोगेट मदर। कि भाई एक टाइम पे मेरे को 8 नए प्रोजेनीज मिलेंगे, और उन 8 की 8 प्रोजेनीज के अंदर सुपीरियर मेल और सुपीरियर मेल सबके कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। अब अगेन हम क्या कर, देखो 8 तो हमारी बनने लग रहा है नई प्रोजेनीज, फिर से सीमन लेके आओ, फिर से सुपीरियर फीमेल, सेम सुपीरियर फीमेल का यूज करो, उसकी बॉडी के अंदर फिर से 6 से 8 जायगोट बनवा लो, 8 और डिफरेंट सरोगेट मदर लेके आओ, उनके अंदर उनको इंजेक्ट आउट कर दो। तो एक टाइम पे हम 100 या उससे भी ज्यादा नई ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक टाइम पे 8 बन सकता है। यहाँ पे हमें वेट नहीं करना है कि भाई इसका पूरा गेस्टेशन पीरियड फिनिश होगा फीमेल का तभी नेक्स्ट होगा, सारे के सारे जाइगोट्स इंजेक्ट आउट कर दो उसकी बॉडी से एंड किसी और सरोगेट मदर की बॉडी में ट्रांसफर करा दो। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है भाई एफएसएच मल्टीपल ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है, एफएसएच। कौन सी स्टेज में हम लोग रिमूव आउट करते हैं, 8 से 32 सेल स्टेज में, कैसे करते हैं, नॉन सर्जिकल मेथड से करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एमओएटी। यही सारी की सारी कहानी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। काउ को एडमिनिस्टर करेंगे एफएसएच लाइक एक्टिविटी, ताकि उसके अंदर फॉलिकुलर मैचुरेशन हो, सुपीरियर ओव्यूलेशन, इंस्टेड ऑफ 1 एग एक से ज्यादा एग उसके अंदर बनने शुरू हो जाता है। देखो प्रोड्यूस करती है वो 6 से 8 एग, फिर उसको रिमूव कर लेते हैं 8 से 32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकली, एंड सरोगेट मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड फॉर सुपीरियर और सुपर ओव्यूलेशन के लिए, जो मदर थी वो फिर से रेडी हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी हम कैटल, शेप, रैबिट, बुफेलोज, मेयर्स किसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड मिलेगी फीमेल की, और हाई क्वालिटी मिल्क यील्डिंग बुल्स भी हम यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को हाईलाइट करो। इस टेक्निक्स का हम यूज करते हैं टू इंक्रीज हर्ड साइज इन मतलब नंबर ऑफ प्रोजेनीज का साइज बढ़ाने के लिए शॉर्ट टाइम में, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक सब कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास बी कल्चर। बी कल्चर इज नोन एज एपीकल्चर, जिसके अंदर हम लोग हनी बीज की टेक केयर कराते हैं। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक सबको। देखो हम लोग इसमें हनी बीज का हाइव्स करेंगे, उनको पकड़ेंगे एंड वहां से हनी का प्रोडक्शन कराएंगे। इट हैज बीन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। हनी क्या होता है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, इंडिजिनस मेडिसिन के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज हम यूज करते हैं वो होती है हमारी एपिस इंडिका। अब हनी का सबसे पहले अगर हमें बी कीपिंग करना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस बी के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ उसके बारे में मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसका नेचर क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, फिर मेरे को एक लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि भाई बीज को रखने के लिए, हनी बीज को रखने के लिए क्या सुटेबल लोकेशन हो सकती है। मेरे को उनका कैचिंग आना चाहिए, जब ग्रुप में हनी बीज उड़ती है तो उनको कैच करना आना चाहिए, उनका अलग अलग सीजन में मैनेजमेंट आना चाहिए। जब वो हनी प्रोड्यूस करने लग जाए, बी वैक्स प्रोड्यूस करने लग जाए, उनको हैंडल या फिर उसको कलेक्ट कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। सिर्फ इतना याद रखना है, मैथ्स क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा फिशरीज। फिशरीज में आप लोगों को ध्यान रखना है, फिशरीज में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है फिशरीज में, फिशेज को कैच करना, उनको प्रोसेसिंग, इनको सेल करना, एंड उनका शेलफिश या फिर अदर, मतलब 3 प्रोसेस, उनको रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग, ये 3 प्रोसेस होता है। पहचानना कि भाई ये कौन सी ब्रीड है, कैच करना, एंड देन उनको बेच देना। एंड अब इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो मैं आप लोगों को साइड में लिखवा देती हूँ। फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी है और मेरीन फिशेस हमारे पास कौन सी है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो लिखो इसके ऊपर जरा। फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी है मेरे पास, फ्रेश वाटर फिशेस, कैटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। नेक्स्ट आती है मेरे पास मेरीन फिशेस। ये सब आप लोगों के एनसीईआरटी में साइड में नोट डाउन होना चाहिए, अलग से नोटबुक में मत लिखना, एनसीईआरटी में लिख लेना। हिल्सा, सैर्डीन्स, मैक्रिल, पॉम्फ्रेट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। आप लोगों को 4 फिशेस के नाम दे देंगे, उसमें से बोलेंगे भाई बताओ कौन सी मेरीन है, कौन सी फ्रेश वाटर है। अब इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए, मैक्रिल वाली फिश है ना, ये आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा ईटिंग में यूज किया जाता है।
ये बहुत ज्यादा एडिबल फिश होती है आपकी। या फ्रेश वाटर फिशेज याद रखनी है और मेरीन फिशेज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट आगे आपका यही सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे पास फिशरीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। ये इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ फिशरमैन, ये सब फालतू की चीजें लिखी हुई है। एंड जनरली यही हमारा डन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वही प्लांट्स वगैरह की टेक केयर करना। ब्लू रिवॉल्यूशन में हम लोग फिशरीज का देखते हैं, फिशिंग का जब हम करते हैं उसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच वन इज प्लांट ब्रीडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनिमल ब्रीडिंग में जितना मैंने बताया उतनी चीजें याद रखना। एक क्वेश्चन रानीखेत से आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा काउस के ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये इन ब्रीडिंग वाला, आउट ब्रीडिंग वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग में हमें पता है भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्वेश्चन ये आता है भाई ये स्टार्ट कब हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन ये स्टार्ट हुआ था 1960 में, और कब तक चला था? 2000 तक चला था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दो फादर थे, एक फॉरेन फादर, एक इंडियन फादर। फॉरेन फादर का नाम था NE बार्लो, और जो इंडियन फादर थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन। नाम से ही समझ जाओगे कौन से फॉरेनर हैं कौन से इंडियन हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले पॉइंट्स ध्यान रखना। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोगों को क्या कराना है? दो अलग अलग वेराइटीज के प्लांट लेने हैं, सुपीरियर वेराइटीज के प्लांट लेने हैं। अब प्लांट को मैं कैसे आइडेंटिफाई, भाई मेरा प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन को भी टॉलरेट उसको करना आना चाहिए, पैथोजेंस उसके ऊपर नहीं लगने चाहिए, इंसेक्ट पेस्ट से वो अपने आप को बचा पाए, हाई इल्ड दे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। ये सारे कैरेक्टर्स जिसके अंदर होंगे मैं उसको एक सुपीरियर प्लांट कंसीडर करूंगी या नहीं, उसी के साथ मैक्सिमम मैं वहां पे ब्रीडिंग कराऊंगी। ये चीज याद रखनी है पहले कि सुपीरियर प्लांट हम किसको कंसीडर करेंगे। अब मेरे को प्लांट मिल गया है, अब मैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाली हूँ अपने प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप्स लिखो, हम लोग क्या करेंगे। पहला स्टेप होगा मेरे पास जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन के अंदर क्या होगा कि भाई मेरे को एक प्लांट ले लिया है, उस प्लांट का मैं पॉलन ग्रेन ले रही हूँ। भाई पॉलन ग्रेन, मैंने उस पॉलन ग्रेन लूंगी तो वो मेल गैमेट होता है, फिर उसका फ्यूजन करा देंगे किसी भी फीमेल के साथ। तो मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये वाला प्लांट मेरा बहुत अच्छा है, इसकी इल्ड भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, डिसीज रेजिस्टेंट है, इसके हाई से हाई टॉलरेट कर भी कर सकता है किसी भी कंडीशन को। तो मैंने उससे वहां पे उसका जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर लिया। एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट या सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील, हर एक जीन के लिए सबसे सुपीरियर वाले एलील जिसके अंदर प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। अब जब मैंने जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर लिया है, उसके बाद मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा जर्म प्लाज्म होगा, जो सबसे अच्छे कैरेक्टर्स दिखा पाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आएगा मेरा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स मतलब एक प्लांट के अंदर से मैंने पोलन ग्रेन लिया, अब उस पोलन ग्रेन को किस फीमेल पार्ट के साथ में प्रोड्यूस कराऊं, किस फीमेल पार्ट के साथ, किस फीमेल ओवम के साथ मैं फर्टिलाइज कराऊं। तो मेरे को वहां पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा पेरेंट्स का, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ये यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन, कि किसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बन पाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा मेरे को उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को पता है हम लोग क्या कराते हैं। सबसे पहले जो फीमेल पार्ट मैंने वहां पे सिलेक्ट किया है उसका मेरे को इमास्कुलेशन कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा या नहीं मैस्कुलेशन। फिर मेरे को उसका बैगिंग कराना पड़ेगा, फिर बैगिंग के बाद उसके ऊपर पॉलन ग्रेन डाल के उसका टैगिंग कराना पड़ेगा। ये सब मैंने करा दिया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमारा वहां पे पॉलन ग्रेन और एग के बीच में फ्यूजन हो चुका है। अब मेरा वहां पे रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट हम एक साथ बनवाएंगे। अब मैं सेलेक्ट करूंगी कि भाई इनमें से कौन सा अच्छा रिकॉम्बिनेंट है, मतलब जिस वैरायटी का मैंने पॉलन ग्रेन लिया था क्या वो सारे के सारी वैरायटीज हमारे नए रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर आई भी है या नहीं आए हैं, या फिर वो रिसेसिव हो चुकी हैं वैरायटीज। तो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, कि भाई अच्छा रिकॉम्बिनेंट मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा। देखो अब जरा एनसीईआरटी ने भी यही पॉइंट लिखा हुआ है क्या, ये देखो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे हम अमंग द सिलेक्टेड पैरेंट, वही प्रोसेस आएगा मैस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग वाला प्रोसेस। फिर इसके बाद आएगा कि भाई सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मेरे को आइडेंटिफाई करना है, और ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि भाई अगर मैंने रिकॉम्बिनेंट ही अच्छा नहीं लिया तो फिर मेरा तो पूरा प्रोसेस ही बेकार हो जाएगा। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अमंग द प्रोजेनी, जितनी भी हाइब्रिड्स की प्रोजेनी बनी है उसमें सेलेक्ट करेंगे कि दोज प्लांट दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसके अंदर बना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्रूशियल है टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग, क्योंकि हम लोगों को ब्रीडिंग कराना है उसके लिए सबसे क्रूशियल स्टेप है। एंड इसमें हमें केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन भी करना पड़ेगा। These are the self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, homozygote, so that the characters will not segregate in the progeny. हमने क्या कर लिया है, अपना एक रिकॉम्बिनेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस रिकॉम्बिनेंट के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स अच्छे से आए भी है या नहीं आए हैं, उसके लिए मेरे को टेस्टिंग कराना पड़ेगा। और टेस्टिंग के लिए हम क्या कराते हैं, अप टू 3 जनरेशन, अप टू 3 जनरेशन उस रिकॉम्बिनेंट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करा के देखता है। अप टू 3 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, प्लस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ये चेक करने के लिए कि भाई कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे अच्छा प्रोडक्शन दिखा रहा है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये पॉइंट्स हो गए हमारे किसके, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। फिर से पॉइंट देखो, सबसे पहला मैं एक अच्छा वेरिएबिलिटी जर्म प्लाज्म कलेक्शन करूंगी, फिर पेरेंट सेलेक्ट करूंगी, फिर उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगी कौन सा अच्छा है, उसका टेस्टिंग करूंगी, उसको कॉमर्शियलाइजेशन कराने से पहले टेस्ट करूंगी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अप टू 3 जनरेशन। ये हमारा हो जाएगा इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस, ठीक है। ऐसे हम लोग अपनी प्लांट ब्रीडिंग करा लेंगे। देन इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम देखें भाई इसका 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, 33% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में है, और 62% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एम्प्लॉयमेंट में। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। फादर मैंने आपको बता दिए थे, फॉरेन फादर कौन थे, NE बोर्लो, एंड इंडियन फादर थे हमारे MS स्वामीनाथन। ये हो गया एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है कितना नहीं, दिस इज डन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ये जो 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इस वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको शॉर्ट में आप लोगों को लिखवाती हूँ। अच्छा मेरे को बताओ जल्दी से, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब से कब तक चला था, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 से 2000 तक ना, 1960 से 2000 तक हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से सबसे पहले हम लोगों ने वर्क किया था वीट के साथ, वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ली थी। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमने वीट के साथ पता है क्या किया था, 1960 में उसकी जो इल्ड थी वो कितनी थी, 11 मिलियन टन, और हमने उसको 2000 तक जाते जाते 11 मिलियन से 75 मिलियन टन करा दिया था। इतनी ज्यादा हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। अब वीट की इन्होंने कौन कौन सी वेराइटीज ली थी, सारी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ली, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ली। कौन कौन सी ली थी, सबसे पहले अब दोनों फादर है, एक फॉरेनर है एक हमारे इंडियन है, फॉरेनर अपनी वैरायटी बनाएंगे फिर इंडियन वाले उसको इंडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली हमारे पास वैरायटी थी मैक्सिकन वैरायटी, मैक्सिकन को इंडियन में कन्वर्ट करेंगे कौन, स्वामीनाथन। मैक्सिकन कौन सी थी हमारी, सोनोरिया, सोनोरो 64, सोनोरो 64 को इन्होंने इंडियन में कन्वर्ट किया, इससे बना दिया सोनालिका। देखो नाम से ही पता चल रहा है कौन सी मैक्सिकन वैरायटी है। फिर नेक्स्ट थी हमारी लर्मा रोजो 64, इससे इन्होंने आपका क्या बना दिया था, इससे इन्होंने बना दिया था कल्याण सोना। ये आपको याद रखना है कौन सी मैक्सिकन वैरायटी थी और कौन सी इंडियन वैरायटी थी। ये तो वीट के बारे में। फिर नेक्स्ट आया हमारे राइस के बारे में, 1960 से 2000 तक चला था। 1960 में राइस का कितनी प्रोडक्शन थी, 35 मिलियन टन, उसको
2000 तक आते आते हम लोगों ने कितना बना दिया था, 89.5 मिलियन टन बना दिया गया था, 9.5 मिलियन टन बना दिया गया। अब इन्होंने क्या किया था, आपकी इसमें आपका वर्क किया था, जैसे कि IRRI। IRRI का मतलब क्या, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ये फिलीपींस में है। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने कुछ वेराइटीज बनाई राइस की। इन्होंने बनाई इंटरनेशनल राइस 8, जिसको हमारे इंडिया ने कन्वर्ट करके बना दिया जया। ठीक है। एक इन्होंने बनाई IR24, जिसको इन्होंने कन्वर्ट करके बना दिया रत्ना। दीज आर द राइस वेराइटीज। ये IRRI फिलीपींस ने बनाई, उसको कन्वर्ट कर दिया जया और रत्ना में, किसने, हमारे MS स्वामीनाथन ने। ये हुआ हमारा यहाँ तक। अभी जरा देखो, हमारी एनसीईआरटी ने भी यही लिखा हुआ है क्या, व्हीट एंड राइस। इन्होंने बोला भाई 1960 से 2000 तक चला। 1960 में 11 मिलियन टन था, वो 75 हो गया। राइस का 35 मिलियन टन से 89.5 हो गया। क्या लिया था, दोनों की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ली थी। हमारे नॉर्मन ई बॉर्डोग, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट मेज इम्प्रूवमेंट किया था, इन्होंने मैक्सिको के अंदर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई। बट हमारे कुछ वेराइटी जैसे कि कल्याण सोनालिका एंड कल्याण सोना, इनको बना दिया गया कहाँ पे, इंडिया के अंदर। सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की IR8, जो IRRI में डेवलप की गई। एंड नेक्स्ट थी हमारी टेचुंग नेटिव 1, ताइवान। इन सबको कन्वर्ट करके जया एंड रत्ना बना दिया। ये जो टेचुंग और नेटिव 1 है, ये IR24 को इन्होंने लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर शुगर केन के बारे में आता है। शुगर केन के बारे में ये बोलते हैं भाई, शुगर केन का सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारा था सेक्रम बारबेरी। नॉर्थ इंडिया में था सेक्रम बारबेरी। बट उसके अंदर क्या था भाई, उसकी पुअर शुगर कंटेंट था, इल्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक हमारी साउथ इंडिया के अंदर वैरायटी थी सेक्रम ऑफिसेरम, इसका स्टेम बहुत ज्यादा थिक था, शुगर कंटेंट भी अच्छा था। बट इसके अंदर ये था, ये साउथ में ग्रो कर सकती है, नॉर्थ में नहीं ग्रो कर सकती। बिकॉज हमारे पास नॉर्थ में सेक्रम बारबेरी एक स्पीसीज है, और एक सेक्रम ऑफिसेरम हमारी कहाँ पे है, साउथ में है। अगर हम सोचे कि भाई साउथ वाले के क्या है, हायर कंटेंट है, अच्छा शुगर कंटेंट है, थिक स्टेम भी है, उसको उठा के नॉर्थ में ग्रो करा दे, पॉसिबल नहीं था भाई, वो नॉर्थ वाले टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकती। हमने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करा दिया। दोनों स्पीसीज का क्रॉस करा के एक नई वेराइटी बना दी, और वो जो नई वेराइटी थी ना, नॉर्थ में भी ग्रो कर पा रही थी, हाई इल्ड था, थिक स्टेम था, हाई शुगर कंटेंट था, और ग्रो कर सकती थी नॉर्थ इंडिया के अंदर भी। ये शुगर केन में दो याद रखो, सेक्रम बारबेरी एंड सेक्रम ऑफिसिनेरम। सेक्रम बारबेरी कहाँ की थी, नॉर्थ की थी। ऑफिसिनेरम आपकी साउथ की थी। ठीक है। फिर मिलेट्स के ऊपर आता है, मिलेट्स कैसे कैसे बनाए गए, हाइब्रिड मेज, जवर, बाजरा, इन सब से आपके मिलेट्स बनाए गए। सिर्फ इतना याद रखना है, इनके पास कैपेबिलिटी थी हाई से हाई वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। क्लियर यहाँ तक सब कुछ। चलो इतना हमारा हो गया है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आएगा, इस वाले पॉइंट से, ये जो टेबल दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टेबल को मेरे साथ ही ट्राई करना सबके सब याद करने का। सबसे पहले क्रॉप थी व्हीट, उसके अंदर वैरायटी ली हिमगिरी। कैसे बन गया हमारा लीफ और स्ट्राइप रस्ट और हिल बर्ट, ये डिसीज, ये डिसीज का नाम है। इस डिसीज से रेजिस्टेंट हमने बना दिया था। व्हीट क्रॉप की वैरायटी ली हिमगिरी। ब्रासिका के अंदर पूसा स्वर्णिम, किसके रेजिस्टेंट बनाया, व्हाइट रस्ट है। कॉलीफ्लावर पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल। कौन सी डिसीज थी, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। काउपी पूसा कॉमन एंड बैक्टीरियल ब्लाइट के इसको बनाया। चिली पूसा सदाबहार, इसको चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल, इनसे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टेबल, बहुत ज्यादा। दो टेबल है इस चैप्टर में, दोनों की दोनों टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये पूछा जाता है बच्चों, ले फार्मिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ले फार्मिंग का मतलब होता है रोटेशनल, जब हम फार्मिंग कराते हैं। देखो क्या सिस्टम होता है, इट इज द सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को रोटेट कराते हैं विद लेग्यूम्स या फिर ग्रास पेस्चर के साथ, टू इम्प्रूव
सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। मतलब भाई यहाँ पे क्या है कि सपोज कर रहा है मैंने कहीं पे शुगर केन की फार्मिंग की हुई है बहुत टाइम से। अब मेरी शुगर केन की मैं कंटिन्यूअसली वही वही कराई जा रही हूँ, मेरी सॉइल की स्ट्रक्चर फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा है भाई, एक टाइम मैं रोटेशनल कराऊंगी कि मैंने 4 ईयर शुगर केन करा लिया, फिर एक बार मैं लेग्यूम या फिर कोई ग्रास पॉइस्चर वाला लेके आ गई। लेग्यूम वाला सपोज लेग्यूम वाला ही करा रहे हैं, लेग्यूम की वहां पे क्रॉपिंग करा दी, फिर उसके बाद वापस शुगर केन में। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, जब हम ये रोटेशनल क्रॉपिंग कराते हैं इसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर एंड उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इसी को हम ले फार्मिंग बोलते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा यहाँ पे कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड म्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड म्यूटेशन वाला भी, क्वेश्चन आ जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कन्वेंशनल मेथड के अंदर कन्वेंशनल ब्रीडिंग में एक क्रॉप बनाई गई जिसका नाम था परभानी क्रांति। परभानी क्रांति क्या बनाया गया था, इसको रेजिस्टेंट बनाया गया था, किससे, रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस से। येलो मोजेक वायरस से किसके अंदर, भिंडी की एक वैरायटी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये रहा एंड में देखो क्या बनाया, रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी। भिंडी की एक वैरायटी ली, कौन सी, एबेलमोस्टस एस्क्यूलेंटस। भिंडी की एक वैरायटी ली, उसको क्या कराया, वॉज ट्रांसफर फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज एंड एक न्यू वैरायटी उससे बना दिया जिसको हम ए एस्क्यूलेंटस, मतलब वही वाली वैरायटी, उससे हम नई वैरायटी क्या बनाई, परभानी क्रांति। भिंडी की एक नई वैरायटी बनाई, याद रखना है परभानी क्रांति, जो कि येलो मोजेक वायरस डिसीज से रेजिस्टेंट हमने उसको बनाया था। क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, आपका व्हीट लिया और राई लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के एक नई वैरायटी डेवलप कराई जिसका नाम था ट्राइटिकेल। ये पहली ट्राइटिकेल ना, ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप थी। दिस वाज फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप। ठीक है, एक और पॉइंट आप लोगों को लिखना है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अंदर आता है बच्चों हमारा आपका पहली जो बनाई गई थी मूंग बीन बनाया था, इस मूंग बीन को भी इन्होंने रेजिस्टेंट बनाया, किससे, येलो मोजेक वायरस से। येलो मोजेक वायरस से इसको रेजिस्टेंट बनाया। म्यूटेशन कैसे कराता है ये, गामा रेज लेते हैं उसके थ्रू म्यूटेशन करा देते हैं। मूंग बीन जिसके अंदर पहले येलो मोजेक वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा था, लेकिन हमने इसको गामा रेज लेके उसके अंदर म्यूटेशन करा दिया, फिर म्यूटेशन होने के बाद वो येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंट बन गया था, ये लिखा हुआ है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में कौन सी रेज यूज करता है, गामा रेडिएशन यूज करते हैं एंड सिलेक्ट करता है यूजिंग द प्लांट दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर as a source in breeding in मूंग bean resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew। इसके थ्रू इनको इंड्यूस कराएगा कैसे, म्यूटेशन के। क्लियर यहाँ तक सब कुछ, जितना मैंने आप लोगों को ये लिखवाया हुआ है ना बच्चों यहाँ पे, इसी से मैथ्स क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। हो गया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस वन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टेबल को याद करना है सबको। ब्रासिका क्रॉप है, वैरायटी पूसा गौरव, किस इंसेक्ट से उसको हमने रेजिस्टेंट बनाया, एफिड से। फ्लैट बीन को जेसेड एफिड्स या फ्रूट बोरर। ओकरा भिंडी को किससे बनाया, शूट एंड फ्रूट बोरर। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा भिंडी के ऊपर, प्रभानी क्रांति वाला क्वेश्चन भी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि हमें प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत है फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस इन लोगों ने यूज किया जिसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोफोर्टिफिकेशन में इन लोगों ने क्या क्या कराया, सबसे पहले प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी, मतलब जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा दिया, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को बढ़ाया, विटामिन एनरिच बनाया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट उसके अंदर बढ़ाया। बायो फोर्टिफिकेशन में क्रॉप्स ब्रीडिंग, क्रॉप्स की ऐसी क्रॉप्स की ब्रीडिंग कराई, ऐसी क्रॉप्स के साथ जिनके अंदर हाई विटामिन, हाई मिनरल्स, हाई प्रोटीन, हेल्दी और फाइट, ये फैट, ये सब चीजें थी, उसके अंदर हम लोगों ने बायो फोर्टिफिकेशन कराया। अब ये जो ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है ना बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है सिर्फ वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। इसको मैं शॉर्ट में लिखवा देती हूँ। इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे इन्होंने मेज की एक वैरायटी बनाई और मेज के अंदर इन्होंने मेज को लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एनरिच बना दिया। क्वेश्चन आएगा कौन से अमाइनो एसिड एनरिच बनाया था, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एनरिच इन्होंने बनाया। ठीक है, फिर इन्होंने व्हीट की एक वैरायटी ली, एटलस 66। इसको कैसा एनरिच बनाया, इसको इन्होंने हाई प्रोटीन कंटेंट दिया, हाई प्रोटीन कंटेंट इन्होंने इसके अंदर प्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट आता है राइस, राइस के अंदर इन्होंने आयरन का कंटेंट बढ़ा दिया। कितना टाइम्स बढ़ाया था, 5 टाइम्स आयरन का कंटेंट इन्होंने राइस के अंदर बढ़वा दिया था। फिर इन्होंने बोला कि भाई विटामिन ए एनरिच हम लोगों ने किस किस को बनाया, विटामिन ए एनरिच आपका बनाया कैरेट को, स्पाइनेच को एंड पंपकिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर विटामिन सी, विटामिन सी एनरिच बनाया इन्होंने बिटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो। देन आयरन एनरिच बनाया, लिख लेना बच्चों इन सब पॉइंट्स को, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं बट आप लोग ऐसे लिखोगे ना जैसे मैं लिखवा रही हूँ अभी, याद रहेगा फिर आप लोगों को। आयरन एनरिच बनाया स्पाइनिच और बथुआ। नेक्स्ट प्रोटीन एनरिच, गार्डन पीस, रोड टैबलेट। ये सब हमारा जितना मैंने आपको लिखवाया यही सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाईलाइट करना चाहो हाईलाइट कर लें। 2000 में मेज ब्रेड हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। व्हीट की वैरायटी एटलस 66, इसके अंदर क्या था, हाई प्रोटीन कंटेंट था। फिर इसके बाद इन्होंने आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया जिसके अंदर 5 टाइम्स ज्यादा आयरन था। फिर हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली ने रिलीज की कुछ ऐसी क्रॉप्स जो विटामिन और मिनरल्स एनरिच थी। विटामिन ए जैसे कैरेट, स्पाइनेच, पंपकिन। विटामिन सी बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो। आयरन और कैल्शियम एनरिच स्पाइनेच, बथुआ। प्रोटीन एनरिच ब्रोड, लबलब, फ्रेंच ब्रोड, गार्डर पीस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आता है कि भाई हम लोग अपना प्रोटीन एनरिच के लिए क्रॉप्स देख रहे हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स वगैरह देख रहे हैं, क्या हम अपनी प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज कर सकते हैं। ये बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज कर सकते हैं। उसका कैसे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है आपका स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक सबसे अच्छी वाटर सॉरी प्रोटीन कंटेनिंग होता है, प्रोटीन की सोर्स को बहुत ज्यादा ये पूरा करता है हमारी। एग्जाम्पल लिखो जरा, अगर मैं देखूं मेरे पास 250 केजी की एक काउ है, 250 केजी की काउ कितना प्रोटीन देती है मेरे को, 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन देती है। बट अगर इसकी जगह पे मैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलूं, कितना है वो, 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम क्या है, मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस कितना मेरे को प्रोटीन देता है, सिर्फ 250 ग्राम, वो मेरे को देता है 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। इसी को हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। यही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। वन ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रियल स्केल पे हम ग्रो कराएं जो कि हमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दें, 250 केजी की हमारी काउ है, वो 200 ग्राम ही प्रोटीन देती है पर डे। बट 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस ये कितना 25 टन ऑफ प्रोटीन मेरे को प्रोड्यूस करा के दे। क्लियर यहाँ तक। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में आपको हेडिंग्स में यहाँ पे हाईलाइट करा देती हूँ, सिर्फ उनको पढ़ लेना, बाकी और कुछ मत पढ़ना। पहली चीज जो आपका यहाँ पे डार्क से लिखा हुआ है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक है, फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट
एंड इफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए हमने मतलब हमारी जो डिमांड बढ़ती जा रही थी इतनी सारी, उस डिमांड को पूरा करने में हमारी फेल थी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो हमने और ज्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कराना शुरू कर दिया। उसके लिए एक टेक्निक बनाई टिश्यू कल्चर, कि भाई एक प्लांट लो, इसका एक प्रॉपर पार्ट ले लो, प्लांट का एक लिविंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेंट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, एक प्रॉपर स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कराया, और उस प्लांट की एक सेल को या प्लांट के एक छोटे से पार्ट को पूरा एक नया प्लांट उससे अगर हम ग्रो करा सकते हैं, उस कैपेबिलिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी, कि एक सिंगल पार्ट ऑफ प्लांट, एक सिंगल सेल के अंदर अगर कैपेबिलिटी है एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कराने के, दिस इज नोन एज टोटीपोटेंसी। मेथड को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, वो जो पार्ट लिया, दिस इज टोटीपोटेंसी। ये इंपॉर्टेंट है टू स्ट्रेस हियर दैट न्यूट्रिएंट्स मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स, जैसे कि सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट मेथड आता है आपका माइक्रो प्रोपागेशन मेथड, भी हम बोल सकते हैं। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपागेशन, मतलब ये जो प्लांट है ना, ये एक एक्सप्लेंट के थ्रू मैं एक नया पूरा प्लांट बना दे रही हूँ, इस मेथड से हम बहुत सारे अमाउंट में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट अगर बना रहे हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, दिस इज नॉन एज माइक्रो प्रोपागेशन। टिश्यू कल्चर के थ्रू जब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज नॉन एज माइक्रो प्रोपागेशन। क्लियर है यहाँ पे? एंड जो नया प्लांट मेरे को बन के आता है, वो जिस ओरिजिनल प्लांट से मैंने उसका पार्ट लिया था, एक्सप्लांट लिया था, वो उसका एग्जैक्टली क्लोन होता है, इसलिए उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स बनाने, सोमा क्लोन्स हमने जनरली किस किस के बनवाए हैं अब तक, जैसे कि टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इन सब के कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए। बिकॉज आप खुद देखो मेरे पास इतने सारे टोमेटो बनाना, इतने इतनी तो क्रॉप नहीं होती होगी, कहीं ना कहीं टिश्यू कल्चर हम वहाँ पे यूज करते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड हम यूज करते ही करते हैं, तभी हमारी इतनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड हम फुलफिल कर पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर जो मेरे पास सोमा क्लेन्स बने, उन्हीं से हम सोमेटिक हाइब्रिड्स बना सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार इसको रीड कर लेना बस, बिकॉज बहुत इजी है, डायरेक्टली रीड करोगे सब समझ में आ जाने वाला है। तो फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश, आई ट्राई कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करें, एंड अप्रोक्स 1 आवर में हमने चैप्टर फिनिश भी कर दिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके अलावा अगर आप देखें, बहुत क्वेश्चन इसके अंदर से वही रानी खेत वाला होगा, प्लांट ब्रीडिंग वाला होगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो मैंने IRR वाला क्वेश्चन बताया, उससे यहाँ पे क्वेश्चन मिला, इसी को पढ़ लेना। एक बार प्रीवियस ईयर जरूर करके देख लेना, मैक्स 15 या 20 मिनट लगाना, उससे ज्यादा मत लगाना, उससे ज्यादा लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग उन चैप्टर्स को पढ़ो जिन चैप्टर्स को आप पहले से बहुत अच्छे से कर चुके हो। ठीक है? आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, यहाँ तक आई ट्राइड माई बेस्ट। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड अपनी कमेंट्स की नेक्स्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट जूलॉजी इन वन शॉट स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, उसका आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, अनलेस हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, गूगल मीट वाली क्लासेस में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा आप लोग बोलेगे ऐसे करेंगे, बट मेरे को आप लोगों के 360/360 मार्क्स चाहिए इस नीट 2023 में। नो मैटर आप लोग कितनी पढ़ाई करो, इवन अब जो ये टाइम है ना बच्चों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एटलीस्ट अगर आप लोग 12 से 15 नहीं पढ़ रहे हो ना, तो बच्चे नहीं हो पाएगा आप लोगों का सिलेक्शन, बिकॉज ये टाइम सबसे ज्यादा रिवीजन को होता है। एंड आपको भी पता है, कोई चीज रिवाइज नहीं करे ना, सबको जैसा लगता है भाई पढ़ा भी नहीं है ये टॉपिक हमने। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर रिवीजन करो, नया पढ़ना इग्नोर करो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा कम करो। इस टाइम पे ऐसे नहीं होता कि आप चैप्टर वाइज डीपीपी करो, चैप्टर वाइज डीपीपी नहीं करना होता है, एफएसटी सॉल्व करने होता है इस टाइम पे आप लोगों को, प्लस अपना प्रॉपर रिवीजन करना होता है। दो चीजें, ज्यादा से ज्यादा एफएसटी लगाओ ओएमआर शीट के ऊपर, बहुत प्रैक्टिस करना है ओएमआर शीट पे आप लोगों का, एंड प्लस आपका रिवीजन करो। इन दोनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करके देखो बच्चों, आप लोगों के मार्क्स अगर 300 400 भी आ रहे होंगे ना, मेन एग्जाम में 550 तक पहुंच जाएंगे आप लोगों के मार्क्स। अभी लग रहा होगा आप लोगों के मैम मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, फॉलो करके देखो, एफएसटी सॉल्व करो, प्लस अपना रिवीजन प्रॉपर रखो, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।